सांसद महोदय को, माननीय कुलपति महोदय द्वारा सम्मान माननीय सांसद महोदय का। सर, हरियाणा प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री ने दी है, क्या कहें? देखिए, ये केवल हरियाणा के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े गौरव की बात है कि जींद और सोनीपत के बीच में देश की और एशिया की पहली सबसे ताकतवर इंजन वाली ट्रेन, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झंडी दिखा करके रवाना किया है। आज हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र के अंदर नई तकनीक का इस्तेमाल करके, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देश आगे बढ़े, इस काम के अंदर लगा है। आज हमने देखा कि देश इन लगभग 12 सालों के अंदर, चाहे वो जन कल्याण के काम हो, चाहे वो आधारभूत ढांचा इस देश का रोड रेल के माध्यम से मजबूत करने की बात हो, देश के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में काम हो, जिसमें हरियाणा के 17 जिले पूरे हो चुके हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज बन चुका है। देश के किसान के उत्थान की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर नित्य नई योजनाएं आ रही हैं, नवाचार हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन ट्रेन का हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 2047 को भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा और साथ ही बहुत जल्दी हम आत्मनिर्भर भारत का साक्षात्कार भी करेंगे। जिस प्रकार से बहुत सारे मामलों में भारतवर्ष ने खास करके तकनीक के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की है, उसी प्रकार से भविष्य के अंदर आर्थिक रूप में भी पहले 3 के अंदर, दुनिया में 3 देशों के अंदर हमारी गिनती हो, ये लक्ष्य भी हम बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। और मैं समझता हूं कि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की 140 करोड़ जनता का जो विश्वास है, वो सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। आज देश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश का इंतजार करती है कि कब देश के प्रधानमंत्री किसी भी बात के लिए हमें संदेश दें और हम उनके संदेश के ऊपर एकजुट होकर के देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाने में अपना योगदान दें। तो इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर बना है। सर, बीएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री से हरियाणा के मुख्यमंत्री मुलाकात तो करते हैं लेकिन एसवीएल के मुद्दे को लेकर कुछ बातचीत नहीं करते। देखिए, ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो न केवल हर घर को साफ सुथरा पानी पीने के लिए मिले, बल्कि किसान के खेत में सिंचाई का जो पानी है वो उसके नक्के तक पहुंचे। न केवल एसवाईएल के मामले में भरपूर प्रयास हुए हैं, बल्कि जब पाकिस्तान के घुसपैठियों ने गलत इरादे से भारत में घुस करके हमारे नागरिकों की नृशंस हत्या की थी, तो उस समय इतना बड़ा फैसला लिया था सिंधु जल संधि को समाप्त करने का, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नायब जी के नेतृत्व में देश के जल संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग किस प्रकार से हो, इसका भरपूर प्रयास किया जा रहा है। कब तक एसवीएल का मुद्दा सुलझ सकता है? देखिए, ये हम सब लोग इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इस विषय के ऊपर दोनों प्रदेशों की सरकारें बैठ करके समाधान की मोहर लगाएं और हरियाणा प्रदेश को और ज्यादा पानी सिंचाई के लिए भी
और पीने के लिए भी उपलब्ध हो। अभी कोई जरूरी नहीं है कि अभय सिंह चौटाला की हर बात का जवाब दिया जाए। मुझे लगता है कि जो नेता केवल और केवल दूसरे लोगों की कमियां निकालने का काम करता है, उसकी बात को जब जनता गंभीरता से नहीं लेती है तो और कौन लेगा। आम सर, आदमी हरियाणा- पार्टी राम मंदिर चोरी पर हस्ताक्षर अभियान चला रही है, कह रही है कि बीजेपी सरकार आरोपियों को संरक्षण दे रही है। देखिए सर विपक्ष का ये भी कहना है कि बीजेपी दावा करती है कि राम को लेके आए लेकिन राम मंदिर में ही चोरी करवाई। देखिए, ये आरोप जो भी लगा रहा है निराधार आरोप है। ये देश और दुनिया ने देखा कि जिन भी लोगों ने वहां पर ये गलत हरकत की, बहुत ओछी हरकत की, तुरंत वहां की जो टीम थी मंदिर की व्यवस्था देखने वाली, उन्होंने पुलिस के अंदर शिकायत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी कमेटी का गठन किया और तुरंत जांच करके आरोपियों को जेल के सलाखों के अंदर भेजने का काम किया। इस प्रकार की घटनाएं अन्य जो धर्मस्थल है, जिनको दूसरे पंथों के लोग भी मानते हैं, मैं कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन विपक्षी लोग केवल और केवल राम मंदिर को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। उन पंथों के संस्थानों के अंदर किस प्रकार से इस प्रकार की गलत बातें होती हैं, एक भी विपक्ष के नेता ने उनके ऊपर आज तक कोई फोकस नहीं किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश के नागरिकों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने पहले भी ऐसे लोगों का चरित्र देखा है और भविष्य में भी देखे। जहां तक आम आदमी पार्टी की आपने बात की, तो उस पार्टी के मुखिया जो कहते थे कि मेरी नानी ये कहती है, मैं केजरीवाल साहब का बयान कोट कर रहा हूं, आप लोग खूब चलाते हो, केजरीवाल साहब की नानी कहती है कि जिस राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद तोड़ करके हुआ हो, वहां मेरा राम नहीं हो सकता। तो आज बड़ी शर्म की बात है उस पार्टी के लिए, उसके नेता के लिए, उस मुखिया के लिए, जो आज राम नाम के जाप में संलिप्त हुआ है, लग गया है कैसे मैं राम नाम का जाप करके मेरी नैया को पार करूं। तो ये दोहरे मापदंड इस देश की राजनीति में चलने वाले नहीं। सर, हरियाणा की बात की जाए और 36 को टारगेट लेते हुए युवाओं को भी एक मैसेज दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज से नहीं है, आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल सरकारी व्यवस्था यानी कि खेल विभाग, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का है चाहे प्रादेशिक स्तर का है, उसको युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं, बल्कि उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ करके काम करने का उनको प्रोत्साहन दिया है। जैसे पिछले कुछ सालों से सांसदों को सांसद खेल महोत्सव कराने का उन्होंने आदेश दिया था। पिछली साल के खेल में मैंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र में खेल करवाए थे। देश भर के सांसदों ने इसमें भाग अपने अपने क्षेत्र में लिया था और युवाओं को खेल के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। तो मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री जो आह्वान करते हैं, चाहे चुने हुए प्रतिनिधियों से हो, खेल खिलाड़ियों से हो, वो आह्वान निश्चित रूप से लंग लेकर के आता है। चाहे वो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम हो जो भारत के अंदर आयोजित होगा, बहुत अच्छे तरीके से उसका आयोजन होगा। हमारे युवा बढ़ चढ़ करके ना केवल उसके अंदर भाग लेंगे, बल्कि दुनिया के अंदर अपना दमखम दिखाने का काम करेंगे। और उसके बाद यानी कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम के बाद कैसे 2036 के ओलंपिक खेल की मेजबानी भारत करे और उसके अंदर हमारे युवा जो आज 5 से 15 साल के हैं, वो भी उसमें भागीदारी करके और भारत का तिरंगा बुलंद करें, इस बात का रोड मैप आज देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। निश्चित रूप से इसमें हमारा देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के